नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बात करेंगे सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम निवास पर विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र को लेकर मंथन, विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी इस बैठक में की गई और कई मुद्दों पर भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, जिनका जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उस दौरान किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस दौरान मानसून सत्र में जो मंथन किया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा हुई है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी तैयारी, रणनीति बनी है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक बैठक में बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि आखिर सरकार को किस तरह से सदन में घेरना है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण, यूरिया की कालाबाजारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बन गई है। सत्र का समय कम है, लेकिन हमारा दल जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा और कोरोना संक्रमण पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी विपक्ष तैयार है। कोरोना की महामारी और उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता, गौठान बना दिया, गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है और उसके बारे लेकर कोई चिंता नहीं। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, अन्य प्रकार के खाद। पूरे फसल के इस कठिन समय में भी किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। हजारों नवयुवकों को, जिनको एग्जाम हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, अपॉइंटमेंट देना था, 14,600 से ज्यादा ऐसे हमारे बीएड डीएड जो बच्चे हैं जिनके अभी तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, उसको रोक के रखा गया है और इसे लाखों बच्चों को पुलिस भर्ती में भी यही मजाक किया गया है। पीएससी के सारे एग्जाम रुके हुए हैं। तो कुल मिला के प्रदेश में पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति है, न निर्माण कार्य चल रहे हैं, न विकास कार्य चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 3 दिन के सीमित समय में पूरी चर्चा करने के लिए तैयारी है। तो सुना आपने किस तरीके से कई सारे मुद्दे पूर्व सीएम रमन सिंह गिना रहे हैं, जैसा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया को भी रोका गया है अभी, और कई सारे बीएड डीएड किए हुए बच्चे हैं जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि चुनाव के पहले उसका वादा किया गया था। और इसी के साथ कोरोना के चलते जो परेशानियां खड़ी हुई हैं उसको लेकर भी निशाना साधेंगे और यूरिया की जो किल्लत है, उसकी जो काला बाजारी है, ये प्रमुख मुद्दा इस बार विपक्ष का सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सरकार घेरने की विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार इनका जवाब देने के लिए कितनी तैयार है, किस तरीके की रणनीति होगी? देखिए रेनू, सरकार की जवाब देने के लिए सरकार के जो विधायक हैं, विधायक दल की बैठक अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू होगी, जिसमें सारे विधायक मौजूद होंगे और को ये बताया जाएगा किस तरह से जो है जो विपक्ष जो सवालात करेगा उनके किस तरह से जवाब देने, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर में हो चुकी है तो उनकी रणनीति बन चुकी है कि किस तरह से जो है आक्रामक तेवर इख्तियार कर सदन में कैसे घेरा जाए सत्ता पक्ष को, इसकी रणनीति बीजेपी के विधायक दल की बैठक में हो चुकी है। अभी कुछ देर के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है। सभी विधायक और मंत्री सभी लोग पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी तो उसमें क्योंकि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर मोहर लगाई जाएगी इस बैठक में कि उनको सदन में रखा जाना है। कल जिस तरह से सप्लीमेंट्री बजट सदन में रखा जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उसमें भी चर्चा अगले दिन होनी है। लेकिन जिस तरह से कई ऐसे विधेयक हैं जिनको पास कराना है विधानसभा के अंदर, उनको कितने विधेयक होंगे उसकी चर्चा विधायक दल की कांग्रेस की बैठक अभी कुछ देर बाद शुरू होगी, उसमें चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जिस तरह से 15 साल के जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसको आड़ लेते हुए सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो लोग जवाब देंगे। तो ये किस तरह की रणनीति बनती है, ये विधायक दल की बैठक के बाद निर्णय होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से विपक्ष काफी आक्रामक तेवर इख्तियार करने की मूड में दिख रहा है, तो माना जाए कि जो सदन का कल की जो दूसरे दिन की कार्रवाई होगी तो काफी हंगामेदार होने वाली है विधानसभा की कार्रवाई। उसके लिए सत्ता पक्ष को किस तरह जवाब देना है उसकी तैयारी को लेकर कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक
शुरू होने वाली है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो बैठक शुरू होने वाली है और पूरी रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज आगाज हो गया है। कोरोना काल में सदन की कार्यवाही को लेकर खास इंतजाम किए गए। ग्लास से विधायकों के बैठने की जगह को अलग किया गया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र के कामकाज को लेकर समय का निर्धारण हुआ। तो वही छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे सहित अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके अलावा सीमा पर देश की रक्षा में शहीद जवानों को भी सदन ने याद किया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित तमाम लोगों ने अजीत जोगी को नमन करते हुए उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा किया। जेसीसीजे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि अजीत जोगी अकेले राजनेता थे जो डीएम से सीएम बने। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब जसपुर हॉल में और किसी ने जब पहली विधानसभा सत्र आहूत की गई थी और उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हाँ मैं सपनों का सौदागर, और निश्चित रूप से उसकी इच्छा थी कि मरवाही टुंडा गुरेला जिला बने और उसे जीते जी हम लोग पूरा किया अध्यक्ष महोदय। और बहुत सारे जो कार्यालय खुलने थे उन्होंने कहा भी था कि सब कार्यालय खुलने चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने कोशिश की सब कार्यालय खुले और उस जिले का संपूर्ण विकास हो, हम लोगों की कोशिश होगी। अदम्य इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और संघर्ष करके आगे बढ़े थे और अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले अजीत जोगी निश्चित रूप से एक प्रकार से जीवन जीते तक संघर्ष करते रहे और संघर्ष उनकी नियति में था और संघर्ष से वो चुनौतियों को सामना करते थे। सभी श्री जनसंघ कल्याण के साथ साथ अन्य सभी जवानों को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दुख की घड़ी में हम सब इस सदन के माध्यम से जनता की ओर से सभी जवानों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हम जब ओबीसी आरक्षण, सामान्य वर्ग के आरक्षण और एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण, दुनिया भर के आरक्षण की बात करते हैं, तो उन्होंने सब चीजों को तोड़कर यह बता दिया कि प्रतिभा जो है किसी चीज के प्रतिबंध के लिए मोहताज नहीं होती और हर परीक्षा में जो अखिल भारतीय स्तर की होती है उसमें उन्होंने अपना स्थान बिना रिजर्वेशन के बनाया। इनके जो अद्भुत कला, वाक्पटुता, बोलने की इनकी शैली, क्योंकि जोगी जी किसी कार्यक्रम में गए हैं तो लोग सुनने के लिए उनको जरूर जाएंगे और पट्ट छत्तीसगढ़ी की जो बात करते हैं कि पूरे प्रदेश में उनका जो भाषण लगभग छत्तीसगढ़ी में ही हुआ और लोग उनको दूर दूर से सुनने के लिए जाते थे कि जोगी जी क्या बोलने वाले हैं। जिसको जब मैं यहाँ रहता था सदन में वो बैठते थे तो मैं यहाँ से उठ के जाकर के उनको बोलता था गुड मॉर्निंग सर। वो बोलते थे गुड मॉर्निंग धर्मजीत, हाउ आर यू। तो मैं सर फाइन। इतनी अंग्रेजी हम लोग सीखे थे, इतनी अंग्रेजी बोलते थे। अब वो गुड मॉर्निंग भी यहाँ नहीं कह सकूंगा, उनकी कुर्सी खाली हो गई है। उनकी याद आएगी अध्यक्ष महोदय, पर वो छत्तीसगढ़ के गरीबों के दिल में हमेशा रहेंगे। दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी की आत्मकथा का नाम होगा सपनों का सौदागर। विधानसभा में पत्नी रेणु जोगी ने इस बार ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किताब के टाइटल को लेकर वह असमंजस में थी, लेकिन सदन में सभी लोगों से मत लेने के बाद उन्होंने इसका नाम सपनों का सौदागर रखा। बता दें कि अजीत जोगी की आत्मकथा 5 मई को पूरी हो गई थी, लेकिन इसके विमोचन से पहले ही उनका निधन हो गया। वहीं जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का उपवास जारी है। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। बता दें कि अमित जोगी 3 दिनों से नौकरी, नियमितीकरण, नियुक्ति, भर्ती और भत्ता की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। आज सदन ने अपनी ओर से मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को श्रद्धांजलि दी
मेरी दिली इच्छा थी कि मैं वहां दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धांजलि को सुनूं, को देखूं, पर क्योंकि मैं उपवास में बैठा हूं, आज मेरे उपवास का तीसरा दिन चल रहा है, नौजवानों और कर्मचारियों की नौकरी और नियमितीकरण की गुहार लगाकर का आग्रह करते हुए मैं उपवास पर बैठा हूं, इसलिए मेरा वहां जाना संभव नहीं हो पाया और इसलिए दिल में बहुत पीड़ा भी है। पर मेरा ये मानना है कि अगर वास्तव में आदरणीय जोगी जी को श्रद्धांजलि देनी है, जोगी जी ने शब्दों से ज्यादा काम पर, घोषणाओं से ज्यादा काम पर हमेशा विश्वास किया। उन्होंने एक शपथ पत्र बनाया था, उस शपथ पत्र को जन घोषणा पत्र में भी सम्मिलित किया गया। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी, नया छत्तीसगढ़ जब बनेगा तब उसमें सभी लोगों को नौकरी, सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 205 के पार हुआ। महासमुंद में आज मिले कोरोना के 14 पॉजिटिव केस, जहां दंतेवाड़ा में आज मिले 40 कोरोना मरीज। दंतेवाड़ा में 21 सीआरपीएफ जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महासमुंद के तुमगांव में पकड़े गए सेक्स वर्करों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कल पकड़ी गई 8 में से 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है कोविड सेंटर में। वहीं कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों का डेटा भी कंगाले में जुटा हुआ है। तुमगांव पुलिस ने 8 सेक्स वर्करों पर यह कार्रवाई की थी। सरकार को अपना किया गया वादा याद दिलाने के लिए मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रदेश के अतिथि शिक्षक विधानसभा का घेराव करने निकले। गांधी विद्यामितान नियमितीकरण यात्रा के नाम पर अतिथि शिक्षकों ने बूढ़ा तालाब से रैली निकाली, लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने ही रोक दिया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक विधानसभा घेरने निकले थे। रैली की शक्ल में विधानसभा घेरने जा रहे ये अतिथि शिक्षक अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक अनोखा प्रदर्शन इनका चल रहा है और पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। फिलहाल जिस तरह से मांगे इनकी हैं, एक सूत्रीय, क्या मांग है? सबसे पहले हमारा मांग जो है मात्र नियमितीकरण का मांग है। सरकार ने सरकार ने कहा था हमको 28 दिन के हड़ताल में जैसे भी सरकार हमारी बनेगी 10 दिन के भीतर हमको आपको नियमित करेंगे। आज 20 महीना होगा सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। सबका मांग पूरा कर रही है, परंतु हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। हम उनसे निवेदन करते हैं इस यात्रा को सांकेतिक समझ करके हमारी मांग को पूरा करें और नहीं तो इसके बाद भूख हड़ताल होगा और यहीं पे हम लोग राज्यपाल को बोल करके देह त्याग करेंगे। जिस तरह से ये देखा जा रहा है विधानसभा का सत्र भी है, तो ये कोशिश है एक तरह से कि सत्र में अपनी बात पहुंचाने की। आज माननीय प्रथम जो हमारे मुख्यमंत्री है उसको श्रद्धांजलि आज देने वाले हैं। उन्होंने लास्ट में अपना अंतिम वाक्य विधानसभा में कहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी अपना बड़ा दिल करके इनको नियमित कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार क्षेत्र में पढ़ाते हैं और बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो पर भी माननीय भूपेश बघेल जी इस पर में संख्या क्या होगी? हमारा 2516 विद्यामितान है। बिल्कुल 2500 की संख्या पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की है। फिलहाल ये विधानसभा घेरने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। मांग एक ही है, नियमितीकरण की, और इसी मांग को लेकर के ये तमाम शिक्षकों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर में डीजे धमाल लाइट वालों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में घोड़ी बग्घी वाले भी शामिल रहे। दरअसल कोरोना काल में पिछले 5 महीने से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे इनका काम धंधा चौपट है और इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। सभी प्रशासन से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। अभी हमारी 5 महीनों से, अभी 6वां महीना चल रहा है, हमारा काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। हमको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी एक धुमाल पार्टी टीम में टोटल 45 से 40 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अभी खाना पूर्ति में प्रॉब्लम जारी है और घोड़ी वाले हैं, लाइट वाले हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और शासन से हम
अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें अपना वो दे, ताकि हम अपना बाजा चालू कर सके। विगत 5-6 महीने के अंतर्गत हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए जो धंधा होता था, उसमें हमारे वर्कर है, साउंड सिस्टम वाला सबको पेमेंट देने के बाद में हमारे पास में 80-90 हजार जो बच रहा था, आज हमारे पास में कुछ पैसा नहीं बच रहा। पिछले करीब 5 महीने से कोरोना के चलते डीजे और साउंड सिस्टम वालों का काम ठप है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हारकर डीजे संचालकों ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और आप देख सकते हैं बेमेतरा, धमतरी और कवर्धा की तस्वीरें। इन लोगों ने प्रतिबंध हटाने और आर्थिक मदद की मांग की है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देश के 4 प्रमुख शहरों से सीधी उड़ान सेवा से जुड़ गई है। एक निजी एयरलाइंस ने अहमदाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर और लखनऊ के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। लखनऊ की उड़ान इससे पहले 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा कुछ दिन चलाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। आज 25 अगस्त से रायपुर 4 नए शहरों से डायरेक्ट सीधी उड़ानों से जुड़ गया है। लखनऊ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और इंदौर, इन 4 शहरों से अब सीधी उड़ानें आज से इंडिगो एयरलाइन ने शुरू किया है। तो मुझे उम्मीद है जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उनका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, तो मुझे उम्मीद है एयरलाइंस और भी शहरों के लिए अपनी उड़ानें शुरू करेंगे और जो हम बैक टू नॉर्मल जो हम कह सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे 28 उड़ानें थी यहाँ पे, तो हम उस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुर्ग के जेवरा सिरसा में पदस्थ भौतिक शास्त्र की व्याख्याता सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस साल पूरे देश से 47 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी हैं। सपना सोनी ने अपने समर्पित शिक्षण कौशल के साथ ही नवीन व आधुनिक अध्यापन विधियों का उपयोग करते हुए एक नवाचारी शिक्षण विधि विकसित की, जिसकी मदद से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दुर्ग की शिक्षिका सपना सोनी को सम्मानित करेंगे। इनके बेहतरीन कार्यों की बदौलत प्रदेश में एकमात्र ये ऐसी शिक्षिका हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बधाई सपना जी। थैंक यू सर। मैडम, कैसा लग रहा है आपको कि आज आप राष्ट्रपति से सम्मानित होने जा रही हैं? सर, यकीनन यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से प्राप्त होने जा रहा है। मैडम, क्या खास किया था आपने कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी आपने? क्या कुछ खास बातें आपने की होंगी जिसके तहत आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है? सर, मैंने बस विज्ञान की जो शिक्षण है उसे ही मैंने आसान बनाने की कोशिश की और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वर्किंग मॉडल्स पर मैंने फोकस किया कि जो विद्यार्थी जो है विज्ञान के जो थियोरी में जो पढ़ते हैं वो सैद्धांतिक कंसेप्ट्स को, तो उनको मेरी कोशिश रही कि मैं उन्हें वर्किंग मॉडल्स के थ्रू मैं समझा सकूं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है मैंने स्मार्ट क्लास की स्थापना 9 अगस्त 2014 को जनसहयोग से मैंने कराया इस स्कूल में और इसके बाद मैंने कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में डेवलप करके बच्चों के लिए विज्ञान की पढ़ाई को सरल प्रभावी बनाया। ने इसी काम को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि मैं मॉड्यूल्स तैयार करना चाहती हूँ, कंटेंट और मैं डेवलप करना चाहती हूँ। जी, तो ये थे सपना सोनी जो राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगी शिक्षक दिवस के अवसर पर। इनका कहना है कि इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी ये कार्य खत्म नहीं हुआ है, आगे भी इसी तरह का ये वर्क करना चाहती हैं ताकि बच्चों के जो विकास है उसमें बढ़ोतरी हो सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।